आज पांचवें चरण के लिए 12 राज्यों की 121 सीट पर 60% से ज्यादा मतदान हुआ। जी हां, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं 13 रिपोर्टर्स की जबानी उन सीटों की कहानी जहां बड़े बड़े की जो प्रतिष्ठा है वो दांव पर है। देखिए हमारे खास पेशकश वोट का था। यह है चुनाव गाथा। पांचवें चरण के मतदान में 121 सीटों पर देश भर में वोट डाले गए हैं। ये चरण महत्वपूर्ण है मोदी की लहर के लिए, कांग्रेस की परीक्षा के लिए और क्षेत्रीय दलों के वार के लिए। मैं हूं सुमित पांडे और पीलीभीत से मैंने आज दिन भर चुनावी जानकारियां दी हैं। ये वो क्षेत्र है जो कि बीजेपी के लिए और कांग्रेस के लिए एक लिहाज से महत्वपूर्ण है कि गांधी परिवार का एक हिस्सा यहां से चुनाव लड़ता रहा है। गांधी परिवार का वो हिस्सा जो कि भगवा रंग में रंगा हुआ है। पीलीभीत को मेनका गांधी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि गांधी परिवार की ये छोटी बहू 5 बार यहां से सांसद रही। पिछली बार बेटे वरुण गांधी के लिए ये सीट छोड़ी थी। अब बेटा सुल्तानपुर चला गया तो मां लौट आई। संजय गांधी की पत्नी मेनका के रिश्ते पति के मौत के बाद सास इंदिरा गांधी से बिगड़ गए थे। इंदिरा की मौत के बाद मेनका पहली बार अमेठी से चुनाव लड़ी लेकिन हार गई। 1989 से वो पीलीभीत से चुनाव लड़ रही हैं। 2004 में उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। पार्टी में आने के बाद पहले मेनका को और उसके बाद वरुण को बीजेपी ने गांधी की तरह ही प्रोजेक्ट किया है, यानी कि मेरा गांधी बनाम तेरा गांधी। पारिवारिक राजनीति का क्या ये खेल अजमेर में भी चल रहा है, बताएंगे हमारे सहयोगी भवानी से। जी हां सुमित, राजस्थान में एक सियासी परिवार की प्रतिष्ठा पर वोट पड़े हैं। कांग्रेस नेता स्वर्गीय राजेश पायलट के बेटे सचिन पायलट मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के लिए मशहूर अजमेर से उम्मीदवार हैं और वो जनता से दूसरी बार आशीर्वाद मांग रहे हैं। लेकिन इस बार डगर कठिन है पनघट की। 2004 में सचिन अपने पिता की परंपरागत सीट दौसा से जीते थे। सिर्फ 26 साल की उम्र में ही सांसद बन गए। 2009 में अजमेर से लड़े। यूपीए सरकार में कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री बने। राहुल गांधी की युवा टीम का हिस्सा बने। तेज तर्रार पढ़े लिखे नेताओं में शुमार हुआ। सचिन पायलट को कमान सौंपी गई। बावजूद कांग्रेस के ग्रह नक्षत्र शुभ नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी के एक बागी नेता के चलते क्या बाड़मेर में बीजेपी के तारे गर्दिश में आ सकते हैं, बता रही है हमारी सहयोगी स्वाति वशिष्ठ। शुक्रिया भवानी। राजस्थान की गर्म रेत बीजेपी से बगावत कर निकले जसवंत सिंह की परीक्षा भी लेगी। जसवंत सिंह विदेश मंत्री रह चुके हैं और उनको चुनावी मोर्चे पर खदेड़ने का टफ टास्क दिया गया है कर्नल सोनाराम को, जो पूर्व फौजी हैं। वो पूर्व फौजी जिनकी बंदूक में बारूद दरअसल महारानी वसुंधरा भर रही हैं। 2009 में बाड़मेर से जसवंत के बेटे मानवेंद्र सिंह बीजेपी प्रत्याशी थे, लेकिन जाट बहुल इस सीट पर उन्हें करारी हार मिली थी। इस बार जसवंत दावा ठोक रहे थे, लेकिन पिछली हार से सबक लेकर वसुंधरा ने जाट को ही टिकट देने का मन बना रखा था। नतीजा उथल पुथल। 3 दिन पहले कांग्रेस का हाथ छोड़ा कर्नल को टिकट और जसवंत को ठेंगा। आहत जसवंत निर्दलीय उतर पड़े और सहानुभूति की लहर पैदा करने की कोशिश करते रहे। जाहिर है राजनीति में न जाने कब किसकी जरूरत पड़ जाए, लेकिन क्या ओलंपिक में मेडल जीतने वाला एक निशानेबाज जीत पर निशाना साध सकेगा? चलते हैं सहयोगी अशोक बागरिया के पास। जी स्वाति, ओलंपिक्स में मेडल पर निशाना लगाना आसान है, लेकिन चुनाव में सफलता पर निशाना लगाना शायद मुश्किल। जयपुर देहात सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार राज्यवर्धन राठौड़ को शायद जीत की उम्मीद है, जबकि उनका मुकाबला कांग्रेस के धुरंधर नेता सीपी जोशी से है। सीपी जोशी राजस्थान के नाथद्वारा से 4 बार विधायक रहे हैं। 2008 में बतौर प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस को बहुमत से जिताकर लाए, मगर अपनी ही सीट पर 1 वोट से हार गए। हवा बदलती देख जोशी जी भीलवाड़ा त्याग कर जयपुर देहात आ गए, लेकिन बीजेपी ने युवा चेहरे और ओलंपिक में देश का नाम रोशन करने वाले निशानेबाज राज्यवर्धन राठौड़ को उतारकर मुश्किलें बढ़ा दी। राठौड़ अपने ओलंपिक पदक की चमक पर वोट मांगते नजर आए, वहीं दूसरी ओर सीपी जोशी विकास के दावों पर।
जयपुर ग्रामीण में बम्पर वोटिंग हुई है। क्या ये बदलाव का इशारा है? बदलाव की आशंका मध्य प्रदेश के एक राजघराने की सीट पर भी है और इसके बारे में बताएंगे हमारे सहयोगी। हाँ अशोक, बीतते वक्त के साथ राजा चले गए, किले ढह गए, तो राजघरानों की सियासी अहमियत आखिर कब तक रहेगी? यही सवाल बीजेपी मध्य प्रदेश की गुना सीट पर चुनाव प्रचार में पूछती रही। यहाँ आज वोट पड़े। मैदान में है कभी कांग्रेस के आला नेता रहे स्वर्गीय माधवराव सिंधिया के बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया, सिंधिया राजघराने के वारिस। मध्य प्रदेश की गुना सीट सिंधिया राजघराने के चलते वीआईपी मानी जाती है। यहाँ से कभी ज्योतिरादित्य की दादी महारानी विजय राजे सिंधिया चुनाव लड़ चुकी हैं। फिर पिता माधवराव चुनाव लड़ते रहे। पिता के निधन के बाद भावनात्मक जुड़ाव और सियासी हसरतों के चलते ज्योतिरादित्य ने कमान संभाली। वो तीसरी बार गुना से चुनाव मैदान में है, तो उनके खिलाफ बीजेपी ने उतारा है बजरंग दल के पूर्व नेता जयभान सिंह पवैया को। ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराना मानो मध्य प्रदेश बीजेपी का एक एजेंडा हो, इसलिए गुना में खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और सुषमा स्वराज ने कई रैलियां की। ज्योतिरादित्य राहुल की युवा टीम के सदस्य हैं और उन्हें कांग्रेस का भविष्य रचने वाले नेताओं में समझा जाता है। लेकिन क्या बिहार में लालू की राजनीतिक विरासत संभालने जा रही बिटिया की राह मुश्किल हो गई है? बताएंगे पटना में मौजूद चंद्रमोहन कुमार। जी मनोज, मध्य प्रदेश के राजघराने की चुनावी चाहत से दूर बिहार में मुकाबला परिवार के बीच ही है। जिस पाटलिपुत्र सीट पर वोटिंग हुई है वो लालू के लिए नाक की लड़ाई बन गई है। बिटिया मीसा भारती के सामने खड़े हैं उनका साथ छोड़ बीजेपी में आए रामकृपाल यादव, वो रामकृपाल यादव जो मीसा के लिए बचपन से चाचा थे, प्यारे चाचा। पुत्री मोह के आगे लाचार लालू प्रसाद यादव ने बुरे दिनों के साथी को बेगाना कर दिया। चारा घोटाले में चुनाव लड़ने से वंचित रहे लालू ने सियासी विरासत आगे बढ़ाने के लिए मीसा को टिकट दिया, लेकिन टिकट भी दिया पाटलिपुत्र का, जहां से उनके वफादार रामकृपाल लड़ना चाहते थे। नतीजा, लालू यादव के लिए पाटलिपुत्र की लगभग जीती हुई सीट भी कठिन हो गई। लालू यादव ने जितनी सभाएं पूरे बिहार में नहीं की, उससे ज्यादा अकेले सभाएं पाटलिपुत्र में की। लालू यादव चारा घोटाले से घिरे हैं, लेकिन बेफिक्र हैं। मगर क्या महाराष्ट्र का एक पूर्व मुख्यमंत्री भी इसी तरह बेफिक्र है? चलते हैं महाराष्ट्र अपने सहयोगी निषाद के पास, जो बताएंगे नांदेड़। जी चंद्रमोहन, लगता नहीं है महाराष्ट्र की सीट पर भ्रष्टाचार कोई मुद्दा है। अगर है तो इस बार अशोक चौहान की राह आसान नहीं होगी। आज नांदेड़ में वोट पड़े, सबकी निगाहें आदर्श घोटाले में चार्जशीट हो चुके चौहान के प्रदर्शन पर टिकी है। नांदेड़ में कांग्रेस ने ना करते पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान को ही टिकट दिया। आदर्श घोटाले की चार्जशीट में उनका नाम हो तो हुआ करे। चौहान राहुल गांधी के साथ चुनावी मंच पर भी नजर आए। महाराष्ट्र के कद्दावर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री शंकरराव चौहान के बेटे अशोक चौहान 1992 में भी इस सीट से चुनाव लड़ चुके हैं। कहा जा रहा है कि कांग्रेस के लिए अशोक चौहान मजबूरी का सौदा थे। नांदेड़ सीट के लिए बहुत तलाशने के बाद भी कोई विकल्प नहीं मिला। चर्चा तो उनकी पत्नी तक को टिकट देने की थी। महाराष्ट्र की एक और सीट पर चुनाव के वक्त क्या चर्चा रही, बताएंगे मेरे सहयोगी राजेंद्र हुंजे। निशाद, यकीनन महाराष्ट्र के सोलापुर इस सीट से आज सुशील कुमार शिंदे का सियासी भविष्य जो है वो लॉक हो चुका है। ये वो चेहरा है जो पुलिस कांस्टेबल से लेकर देश के गृह मंत्री तक का सफर तय कर सका है। 2009 में सोलापुर के इसी सीट से सुशील कुमार शिंदे जीत कर आए थे। सुशील कुमार शिंदे महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी का दलित चेहरा है। शिंदे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से लेकर आंध्र और तमिलनाडु के राज्यपाल तक की जिम्मेदारियां निभाई हैं। प्रणब मुखर्जी के राष्ट्रपति बनने के बाद समीकरण बदले और वो न सिर्फ लोकसभा में सत्ता पक्ष के नेता बने बल्कि गृह मंत्री भी। एक दौर में तो उनके पीएम बनाए जाने की अफवाहें भी जोरों पर थीं। हवा कांग्रेस के खिलाफ है। जब बीजेपी के उम्मीदवार ताल ठोक रहे हैं तो उधर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ईमानदारी पर वोट मांगते दिखे। लेकिन क्या पवार की पावर उनकी बिटिया की राह आसान कर रही है या नहीं? महाराष्ट्र के ही बारामती का हाल बताएंगे दिनेश मौर्य। जी हां राजेंद्र, पवार की पावर ने महाराष्ट्र की बारामती सीट पर उनकी बिटिया की राह आसान बना दी है। वैसे ये सीट वीआईपी कही जाती क्योंकि यहां से पहले सियासी दिग्गज
एनसीपी के नेता शरद पवार चुनाव लड़ते थे, लेकिन अब यहाँ की सियासी विरासत उनकी बेटी सुप्रिया सुले के हाथ में है। तो क्या सुप्रिया सुले आज भी वोटिंग में दोबारा बारामती आसानी से फतेह कर लेंगी? पहले पवार ने अपनी बेटी को राज्यसभा की राह से भेजा था। बारामती को पवार के अलावा किसी दूसरे के लिए अजय माना जाता था। बेटी मोह में पवार ने ये सीट छोड़ी और अपने नाम के साथ बिटिया को चुनाव लड़वाया। हवा कितने ही खिलाफ क्यों न हो, बारामती पर मराठा छत्र पवार का असर हमेशा नजर आता रहा। शरद पवार के दौर में यहाँ पर इंडस्ट्रियल पार्क बना, रोजगार के साधन बने, सो पवार का असर हमेशा कायम रहा। लेकिन क्या महाराष्ट्र के इलाके बीड़ में मुंडे नाम की कोई लहर है? जी दिनेश, मुंडे नाम एक वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में खासा अहम था, पर बीते वक्त के साथ ये नाम सियासी दौर से पिछड़ गया। बीड़ की सीट हालांकि गोपीनाथ मुंडे को 2009 में जिता चुकी है। आज वोटिंग में भी क्या उनका सितारा चमकेगा? प्रमोद महाजन से करीबी रिश्तेदारी ने गोपीनाथ मुंडे को महाराष्ट्र की राजनीति में कद्दावर बनाया। महाजन की मौत के बाद उन्होंने केंद्र की राजनीति में दखल बढ़ाने की कोशिश की। मुंडे इस वक्त लोकसभा में उपनेता हैं। नितिन गडकरी के बाद वो दूसरे नंबर पर गिने जाते हैं। एक दौर में उनकी हैसियत गडकरी से अच्छी थी, जब वो महाराष्ट्र की बीजेपी शिवसेना सरकार में उप मुख्यमंत्री थे। मुंडे अगर चुनाव जीते हैं और केंद्र में बीजेपी की सरकार बनती है तो उनका कद बढ़ सकता है, लेकिन क्या छत्तीसगढ़ में एक कदावर कांग्रेसी नेता का भी कद ये चुनाव बढ़ा सकता है? वो नेता जो एक हादसे के बाद व्हील चेयर पर है। देखते हैं क्या बताते हैं हमारे सहयोगी परीक्षित लूथरा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेता अजीत जोगी का कद सबसे बड़ा है। इसकी वजह यह है कि वहां के कई बड़े कांग्रेस नेता नक्सली हमले में मारे जा चुके हैं। लाख टके का सवाल यह है कि इस बार क्या कांग्रेस को सहानुभूति के वोट मिल सकते हैं? 2004 में भी अजीत जोगी इस सीट से जीतकर संसद पहुंचे थे, लेकिन चुनाव के दौरान हुई दुर्घटना ने उनकी जिंदगी बदल शरीर के निचले हिस्से को लकवा मार दिया। 2009 में बीजेपी के चंदूलाल साहू के हाथों हार भी गए। फिर जोगी के खिलाफ साहू ही मैदान में। वैसे विधानसभा चुनाव के दौरान नक्सली हमले के बावजूद कांग्रेस को सहानुभूति के वोट नहीं मिल पाए थे। क्या अजीत जोगी का तीर चल पाएगा? बहरहाल ज़बानी तीरों का मुकाबला बेंगलुरु सीट में भी चल रहा है, जहां खाटी नेता और एक कॉर्पोरेट फेस के बीच चुनाव है। चलते हैं हमारे सहयोगी दीपा बालाकृष्णन के पास। जी हाँ पवन, ये सीट हाई प्रोफाइल है क्योंकि इसमें दक्षिण भारत में बीजेपी के सबसे धुरंधर नेताओं में से एक नेता मुकाबले में है, तो दूसरे और सबसे अमीर उम्मीदवारों में से एक कांग्रेस का चेहरा भी है। एक विशुद्ध राजनीतिक तो दूसरा कॉर्पोरेट चेहरा। बीजेपी महासचिव अनंत कुमार और इन्फोसिस के पूर्व सीईओ नंदन नीलेकणी के चलते कर्नाटक की दक्षिण बेंगलुरु सीट प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गई है। अनंत कुमार पिछली 5 बार से यहाँ से सांसद हैं। 2003 में वो कर्नाटक बीजेपी के अध्यक्ष बने और पार्टी सबसे ज्यादा सीटें जीत कर आई। कांग्रेस ने नंदन नीलेकणी को उतारकर एक स्वच्छ विकल्प देने की कोशिश की है। अनंत कुमार का राजनीतिक अनुभव कितना काम आएगा और नंदन नीलेकणी की मैनेजमेंट स्किल्स कितनी मददगार साबित होगी? दोनों की किस्मत आज वोटिंग मशीनों में कैद हो चुकी है। कर्नाटक से एक और सीट भी चर्चा में है। यहाँ आला केंद्रीय मंत्री का मुकाबला एक पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे से है। चलिए हाल लेते हैं चिकबल्लापुर सीट का। सच्चाई तो ये है कि भले ही येदियुरप्पा पर संगीन भ्रष्टाचार के इल्जाम हो, भले ही उनसे मुख्यमंत्री पद छीन लिया गया हो और भले ही उन्हें कुछ दिनों के लिए बीजेपी से बाहर रहना पड़ा हो, पर आखिरकार पार्टी ने उन्हें फिर से गले लगाया है ताकि उन्हें लिंगायत वोट मिल सके। कर्नाटक में बीजेपी का पहला दुर्ग खड़ा करने वाले बीएस येदियुरप्पा की किस्मत भी वोटिंग मशीनों में बंद हो गई। बीजेपी से जाने और वापस बीजेपी में आने के बाद येदियुरप्पा का कद और मजबूत हुआ है। अपने परिवार को सरकारी फायदा दिलाने के संगीन इल्जामों से घिरे इस लिंगायत नेता ने 2009 में बीजेपी को कर्नाटक में सबसे अधिक सीटें दिलवाई थी। मोदी के नाम पर येदियुरप्पा पार्टी में वापस तो आ गए, पर पूरे राज्य में चुनाव प्रचार में सक्रिय नजर नहीं दिखे। उन्होंने अपने आप को शिमोगा में ही केंद्रित किया और मोदी के नाम पर वोट मांगे। बहरहाल ये थी आज हुए 121 सीटों पर चुनाव और उनके कुछ खास चेहरों को समेटती हमारे 13 रिपोर्टरों की चुनाव गाथा। नमस्कार।